डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 के सोल्यूशन के तौर पे हमने उनके एल्गोरिदम्स राइट करने की प्रैक्टिस की थी, उनको हमने समझा था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने किया था फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, और उसको हमने 5 वेरिएबल्स लिए थे, उनको सम किया था और उसके बाद उनका एवरेज फाइंड कर लिया था। आप लोगों ने एक चीज़ को जहन में रखना है कि हो सकता है एग्जाम में आपके पास ये एल्गोरिदम्स इसी तरह से नहीं लिखने के लिए आएंगे, इनमें थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 5 की जगह पर अगर 3 गिवन नंबर हो तो हम इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। तो कहाँ पर हमें चेंजेस करनी होगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा हमें कम्प्लीटली इस एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए कि हमने यहाँ पर 5 नंबर एज्यूम किए थे, तो यहाँ पर हम 5 की जगह 3 कर लेंगे, यहाँ पर आप 3 राइट कर लेंगे। इसी तरह हमने यहाँ ए बी सी और उसके साथ डी और ई 5 वेरिएबल्स लिए थे, तो इसमें से आप 2 वेरिएबल्स रिमूव कर दें। इसी तरह से आप सम में से भी 2 वेरिएबल्स रिमूव कर दें और प्रोडक्ट में से भी। तो इस तरह आप देखें कि इतने थोड़े से चेंजेस के साथ आप इसी एल्गोरिदम को एज इट इज़ 3 नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के माइनर चेंजेस के साथ आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं और आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने देखा था फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स। अब ये मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपने लार्जेस्ट ऑफ 5 अनइक्वल नंबर्स के लिए एल्गोरिदम राइट करके मुझे दिखाना है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3 को देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं कि मास क्या होती है, फोर्स क्या होती है। फिजिक्स अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे, और दूसरे बच्चे भी साइंस में आप लोग डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं स्टडी करके आए होंगे। तो मास क्या है आपके पास? किसी भी, आप इसे रफली कह सकते हैं कि आपके जो भी कोई भी अगर मटेरियल है उसका कितना वेट है। टेक्निकली मास एंड वेट आर डिफरेंट, लेकिन हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ यूनिट्स के मेजरमेंट सिस्टम भी पढ़े होंगे, एमकेएस सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें कि मीटर, किलोग्राम्स और सेकंड्स जो हैं ये मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं। तो अगर हम मैथ्स के लिए देखें एमकेएस सिस्टम में, तो मैथ्स के लिए किलोग्राम यूज़ होता है, और इसी तरह से आपके पास फोर्स के लिए न्यूटन यूज़ होता है। ये यूनिट्स हैं। जैसे आप किसी का वेट होता है वो किलोग्राम्स में होता है या ग्राम्स में होता है। तो एमकेएस सिस्टम में आपके पास मैथ्स के लिए जो यूनिट यूज़ होगा दैट इज़, लेट्स से हम कह देते हैं केजी। ये इतना मैटर नहीं करती हैं, यहाँ पर आपके इस सोल्यूशन में यूनिट्स इतने मैटर नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर क्लैरिटी में आपको ये बता रही हूँ। और इसी तरह फोर्स को हम न्यूटन्स में कह लेते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। कि कोई भी एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, आपने देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, अगर उसके ऊपर सर्टन फोर्स अप्लाई की जाए। अब ये कैसे करते हैं इसमें देखिए आप, हम इसके कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। प्लानिंग द सोल्यूशन हम इसका कैसे प्लान करेंगे कि उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें इनपुट क्या है, हमारे पास मास और फोर्स है। इसी तरह से रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करना है। और इसी तरह से हम कैसे करेंगे, हम बेसिकली फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास के साथ। तो ये हमारे पास कुछ गिवन जो है वो इनपुट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको एल्गोरिदम को किस तरह से लिखना स्टार्ट करना है। तो स्टेप 1, जैसे कि अब आप सब लोगों को पता ही है कि स्टेप 1 जो है वो हमारे पास होता है स्टार्ट हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट में हमने इनपुट ली, तो इनपुट में हमारे पास मास जो है वो 50 है और फोर्स जो इसमें गिवन है वो 12 है। इसके लिए अगेन हमने पहले एल्गोरिदम की तरह मास को m से डिनोट कर दिया और फोर्स को f से डिनोट कर दिया। अब हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, उसको भी हमने एक नेम दे दिया, एक नेम असाइन कर दिया। हमने एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को अब हमने इसके साथ स्टेप 2 में ही देखें, इसकी प्रोसेसिंग आ गई है कि अगर हम फोर्स को एफ जो है वो डिवाइड कर लें बाय एम से, मास से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर इस सूरत में हम देखें तो मास फोर्स हमारे पास क्या है, 12 है,
और इसी तरह से मास जो है वो 50 है। और ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि इनको किसी एक ही यूनिट, एक ही सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम में होना चाहिए। अगर MKS है तो ये उसी में सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होंगी। तो आपको फार्मूला आना चाहिए और इस तरीके से आप यहाँ पर फोर्स को डिवाइड करेंगे मैथ से, और आपके पास उस ऑब्जेक्ट का जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन आप कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं? ए में। यहाँ पर आप देखें कि ये वेरिएबल हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 4 पे हमने इस अपने प्रोसेसिंग को, अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर दिया। आउटपुट हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ गई। इसी तरह से ज़रा नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। उसमें क्या हो रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब ये तो आपने मैथमेटिक्स में तकरीबन सब स्टूडेंट्स ने कभी न कभी सॉल्व किया होगा। इसमें हमारे पास अब आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्यूब, आपको पता है, इस तरह की शेप होती है कि जिसकी सब साइड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। इस तरह की शेप होती है क्यूब की। ये इसको आप देख सकते हैं जैसे आपके पास कोई भी बॉक्स होता है। तो अब अगर आप देखें तो इस क्यूब की सारी साइड्स, ये भी और ये भी, ये सब की लेंथ इक्वल होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे? अगर आपके पास किसी एक साइड की लेंथ मौजूद है तो इट मीन्स आप क्यूब का वॉल्यूम जो है वो मालूम कर सकते हैं। और उसमें किस तरह से आप मालूम करेंगे कि आपके पास जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक चीज़ को, लेट से इस साइड को आप विड्थ कह रहे हैं सपोज, और इसको आप जो है वो एक साइड को आप लेंथ कह लें और एक को आप हाइट कह दें, तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीनों साइड्स चूँकि इक्वल होती हैं इसलिए हमें इन्हें कोई भी डिफरेंट नेम देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक साइड की लेंथ लेंगे और बाकी साइड्स की लेंथ बिल्कुल वैसी ही है। तो देखिए इनपुट में हमारे पास क्या आ गया? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, और रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है? हमें वॉल्यूम चाहिए। और इसी तरह से हमारे पास जो है प्रोसेसिंग क्या है? हमें जो भी एक साइड की लेंथ मिलेगी उसको हम रेज टू पावर 3 कर लें तो हम आराम से वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल स्टार्ट। अब ये आपको याद हो गया होगा, बहुत ही इजी है। और आई होप सो कि अब ये वाला प्रॉब्लम जो है इसका एल्गोरिदम आप बुक को देखे बगैर भी खुद से राइट कर सकते हैं। तो इसमें इनपुट हमारे पास क्या आ गई? हमें पता था कि हमने यहाँ डिसाइड कर लिया इनपुट हमें लेंथ चाहिए, तो लेट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब बी एल। अब यहाँ देखें ये वेरिएबल जो है ये एल, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वैल्यू। वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर राइट कर सकते हैं, 10, 12, 30, 100, 1000, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने इसको कोई जनरल नेम दे दिया और हमने इसको नेम दे दिया एल। अब हमने क्या करना है? स्टेप 2 है हमारे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम वी। वॉल्यूम को हमने वी का नाम दे दिया और प्रोसेसिंग हमारी साथ क्या हो गई? वी इज़ इक्वल टू एल क्यूब। तो क्या हो रहा है कि हमने वी इज़ इक्वल टू एल इंटू एल हमने ये मल्टीप्लाई अगर कर लिया तो हमारे पास वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। और वो वॉल्यूम हमने कहाँ स्टोर किया? वी में, और उसको हमने यहाँ आउटपुट कर दिया। और लास्ट स्टेप हमारा, जब हमारे पास आउटपुट आ गई, डिजायर्ड आउटपुट आ गई, तो लास्ट स्टेप हमारा स्टॉप होगा। तो इस तरह से आई होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। अब देखिए आपको ने मैथ्स में पढ़ी हैं ट्राइंगल्स बहुत सी टाइप्स की होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स होती हैं, इस तरह डिफरेंट आपके पास कुछ ट्राइंगल्स में एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, और इस तरह हमारे पास बहुत सारी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये गिवन है कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की हाइट और बेस गिवन है तो आप उससे उसका एरिया फाइंड आउट कर लें। इसके लिए भी आपको फार्मूला ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। अब इसका हम सॉल्यूशन प्लान करते हैं। इनपुट हमारे पास क्या है? ऑलरेडी हमें गिवन है कि हमारे पास ये हाइट भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है? हमारे पास एरिया, और हमारे पास प्रोसेसिंग क्या करनी है हमने कि मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट को बेस के साथ।
तो ये हमारे पास इसका जो है एरिया हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस एल्गोरिदम को। स्टेप 1 है हमारा स्टार्ट, और लेट हमने एज्यूम क्या किया है, हाइट को हमने एज से रिप्रेजेंट कर दिया है और बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये हाइट और बेस जो है वो आ गए हैं। एरिया कैसे हमने कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हम हाइट और बेस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास किस तरह से उसका एरिया आ जाएगा। आपने मैथ्स में ये फार्मूला इस तरह से पढ़ा होगा कि जिसमें आपके पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट, इस तरह से आपके पास फार्मूला होगा। तो इस फार्मूला की हेल्प से यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम बेस इनटू हाइट को डिवाइड कर रहे हैं। पहले इसका ले लेते हैं प्रोडक्ट और उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और इस तरह, और इसका फार्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0.5। तो इसी फार्मूला को आप थोड़ा सा चेंज करके भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b इंटू h इंटू 0.5। तो देखिए कि एक ही फार्मूला को लिखने के आपके पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं, लेकिन आपके पास आंसर बिल्कुल वही आएगा कि जो आपके पास कोई भी फार्मूला आप राइट कर लें किसी भी तरीके से, आंसर आपके पास सेम ही रहेगा। तो जब हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, आउटपुट हमने उसको प्रोवाइड कर देनी है, यानी ए की फॉर्म में जो हमारे पास आउटपुट आई है वो हमने प्रोवाइड कर दी। हमने यहाँ राइट भी कह सकते हैं, प्रिंट भी कह सकते हैं और आउटपुट भी कह सकते हैं, और देन स्टेप 4 पे आपने स्टॉप कर लिया। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में भी वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ये थोड़ा सा पहले वाली प्रॉब्लम्स जो थी हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आज के लेक्चर में देखी हैं उनसे थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा शायद कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट भी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये डिफ़िकल्ट हो, लेकिन देखते हैं कि ये हमारा बिल्कुल डेली लाइफ में यूज़ होने वाला प्रॉब्लम है। रीड द मार्क्स एंड प्रिंट द लेटर ग्रेड। लेटर ग्रेड क्या होता है, जो आपको स्कूल में, कॉलेज में आपके मार्क्स के मुताबिक A B C D E ग्रेड जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ A1 लिखा है, जैसे कुछ जगह पर A+ होता है। तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, आपकी जो ग्रेडिंग होती है, उसके लिए अगर हमने कंप्यूटर के ज़रिए कोई प्रोग्राम राइट करना है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास रूल्स होने चाहिए। जैसे बाकी चीज़ों के लिए, बाकी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास फार्मूलाज थे, तो इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास ग्रेड कैलकुलेशन का फार्मूला होना चाहिए। तो ये एक जनरल फार्मूला आपको गिवन है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 100 के दरमियान में आते हैं तो उसका ग्रेड हम A+ कहते हैं। इसी तरह अगर किसी के 70 से 80 के दरमियान में है तो उसका ग्रेड A होता है, एंड सो ऑन। और यहाँ पर लेसन 33 पे अनग्रेडेड लिखा हुआ है, कुछ जगह पर इसको हम जो है वो लेट्स से कि F ग्रेड भी कंसीडर किया जाता है, और इसी तरह से डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर E ग्रेड कई जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फार्मूला जो है वो आपको गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन तो फिर जो भी आप फार्मूला अपनी चॉइस से लगाएंगे आप उसे मेंशन कर देंगे कि हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 33 से 40 वाली स्लॉट्स को बिल्कुल गायब कर दें। आप कहें कि ये स्लॉट तो हमने कभी देखी नहीं है, हम इसे नहीं यूज़ करते, और यहाँ पर 33 की जगह पर आप कह दें कि जी लेस देन 40 के लिए जो है वो हम F ग्रेड देंगे स्टूडेंट को। तो अगर आप इस तरह से अपनी चॉइस, अगर तो आपको एग्ज़ाम में फार्मूला गिवन है तो आप उसी को फॉलो करेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो फिर आप फार्मूला क्लियरली राइट कर लेंगे, ताकि उस फार्मूला के मुताबिक आपके एल्गोरिदम को जज किया जा सके, उसे देखा जा सके कि वो किस हद तक सही है।
अब इसका देखते हैं जी सोल्यूशन कैसे हमने प्लान करना है। इसमें इनपुट क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स इनपुट हैं, लेकिन प्रोसेसिंग इसमें थोड़ी सी हमारी जो है वो लेंथी होगी। तो इस प्रोसेसिंग को हम आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, ग्रेड आ जाएगा लेटर की फॉर्म में। और प्रोसेसिंग क्या होगी, चेक इन विच रेंज द मार्क्स फॉल एंड अकॉर्डिंगली प्रिंट द लेटर ग्रेड। अब देखिए यही चीज़ अगर कोई आपको यही प्रॉब्लम कंप्यूटर के बगैर सॉल्व करने के लिए दे तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास लेट्स से अगर तो किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, लेट्स से कि मैं कहती हूँ एक स्टूडेंट के मार्क्स 57 है, तो आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे अच्छा 57 में क्या कौन सी स्लॉट आती है। तो आप ये जहन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे कि अच्छा सी ग्रेड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 85 है, तो शायद ये जल्दी से आपको जो है, क्योंकि टॉप ग्रेड और लोअर ग्रेड जो है वो इजीली याद रह जाता है। बहरहाल आपको उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए सॉल्व करने के लिए आपको वन बाय वन बहुत इन डेप्थ जो है वो स्टेप्स राइट करने पड़ेंगे। अब ये स्टेप्स किस तरह हम राइट करेंगे, इसके लिए इस एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई भी नंबर एज्यूम करूँगी। मैं आपको इसमें से कुछ नंबर एज्यूम करके उनकी कैलकुलेशन बता दूंगी, और कुछ मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगी कि बाकी जो है वो एज ए होमवर्क जो है वो आप इसको खुद सॉल्व करें। मैं आपको कुछ एक या दो वैल्यूज सॉल्व करना यहाँ बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि 57 मार्क्स हैं स्टूडेंट के, और हमने ये कैलकुलेट करना है कि स्टूडेंट के ग्रेड क्या आता है। ऊपर हमने अपने टेबल में देखा ग्रेड सी आ रहा था, हमें अब आंसर भी पता है, लेकिन हमने अपने एल्गोरिदम को देखना है किस तरह राइट करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हो गया स्टार्ट, और हमने इनपुट ले ली m। अब हमने उस m के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई करनी है डिफरेंट, और हम इस m को देखेंगे कि ये किस स्लॉट में एग्जिस्ट करता है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या हम कर रहे हैं, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन प्रिंट a1। क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे तो हमें आंसर मिल गया नो। इट मीन्स ये हमारी कंडीशन रॉन्ग है, फुलफिल नहीं हो रही, तो हम अदरवाइज़ वाले स्टेप पे जाएंगे। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, गो टू स्टेप 4। अब स्टेप 3 पे क्या हो रहा है, इस वक्त हम इसको देखने का हमें कोई एज सच बेनिफिट नहीं है, हम इसको भी समझ नहीं सकते। हम यहाँ पर आते हैं स्टेप 4 में, हमने देखा कि m इज़ ग्रेटर देन 70 देन प्रिंट a ग्रेड। ये कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर भी हमारा इफ़ वाला हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हमें अदरवाइज वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। और अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। अगर आप गौर करें जो स्टेप्स हम स्किप करते आ रहे हैं वो एक ही जैसा स्टेप है। वो क्या स्टेप है, गो टू स्टेप 13, गो टू स्टेप 13। 2 दफ़ा हमने इसको स्किप कर दिया। देखते हैं थर्ड टाइम क्या होता है। अब देखते हैं कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 60, नहीं हमारा बिल्कुल भी m ग्रेटर देन 60 नहीं है, तो क्या करेंगे, अगेन ग्रेड b भी हम इसको असाइन नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई। और इस तरह से यहाँ पर भी हम अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे, दैट इज़ स्टेप नंबर 8। क्योंकि स्टेप 7 पे अगेन स्टेप 13 पे जाने को कहा गया, जो अब अभी हम नहीं जा सकते। तो स्टेप 8 पर आते हैं, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 50। अब देखें ये कंडीशन तो लगता है कि फुलफ़िल हो रही है। m 57 है, तो ये डेफिनेटली 60 से तो ग्रेटर नहीं था, बट ये 50 से ग्रेटर है। तो यहाँ तो हमारी इफ़ पार्ट जो है ये करेक्ट हो गया। अब हमें इस पार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने स्टेप 10 पे नहीं जाना तो इट मीन्स फिर हमने कहाँ जाना है, इट मीन्स कि नेक्स्ट जो हमारा स्टेप अल्टीमेटली आ रहा है स्टेप 8 के बाद 9, हमने उस पर आना है। अब देखिए इस स्टेप पे क्या लिखा हुआ है, गो टू स्टेप 13। तो अब हम 10, 11, 12 तीनों स्टेप्स को जंप करेंगे और हम स्टेप नंबर 13 पर आ जाएंगे। और स्टेप 13 क्या है, बेसिकली स्टॉप। ये क्यों है कि जैसे ही हमें ग्रेड मिल जाए, अपना डिज़ायर्ड ग्रेड हमें आंसर मिल जाए, तो हम फौरी तौर पे वहाँ से जंप करके प्रोग्राम के एल्गोरिदम के एंड पर आ जाएं। अब मैं आपको सेम चीज़ एक और वैल्यू के लिए रन करके बता देती हूँ, समझा देती हूँ, और उसके बाद बाकी इसके हिस्से जो हैं वो आप खुद करेंगे। अब देखते हैं कि अगर लेट से कि m की वैल्यू हमारे पास जो है, अब कोई और वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट से कि m इज़ इक्वल टू लेट से 22। ठीक है, अब देखते हैं जी m 22 के लिए क्या है। हमने कर दिया m
में वैल्यू आ गई। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 80, नो, हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, बिल्कुल भी 80 से ग्रेटर नहीं है, तो हमें स्टेप 4 पे आना पड़ेगा। m इज़ ग्रेटर देन 70, नो, ये भी फॉल्स हो रही है, तो हमें स्टेप 6 पे आना पड़ेगा। स्टेप 6 पे देखें, m इज़ ग्रेटर देन 60, नो, यहाँ से भी हमें स्टेप 8 पे आना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 8 पे देखते हैं, ग्रेटर देन 50, नो, ये भी स्टेप रॉन्ग हो गया हमारा, पहले तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गया था, अब ये भी रॉन्ग हो गया है, तो हम स्टेप 10 पर भी स्टेप नंबर 10 पर जाएंगे। स्टेप 10 पर जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास स्टेप 10 पर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 40, नो, ये हमारा स्टेप भी, ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं हुई है, तो स्टेप 12 पर आते हैं। स्टेप 12 पे देखते हैं कि कंपेयर द मार्क्स ग्रेटर देन 33, ये तो 33 भी, ये वाली लास्ट कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, यानी हमारी जितनी भी कंडीशंस थी वो सब की सब ही फॉल्स हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके अदरवाइज़ पे जाएंगे, और इसका अदरवाइज़ क्या है, अनग्रेडेड, यानी जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो अगर हमारे पास m में वैल्यू जो है वो 22 आ रही है, तो इट मीन्स के हमारा आंसर जो है वो अनग्रेडेड आ रहा है, और यही हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, यही हमारे फार्मूला में गिवन था। तो ये मैंने आपको 2 वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट करके बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट्स अब आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने इसमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो बी ग्रेड के भी जो है वो कंसीडर करके देखने हैं, सी के भी देखने हैं, और इसी तरह से डी के भी। और उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये एल्गोरिदम सही तरह समझ में आ गया है या नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर वैसे आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको ये वो प्रॉब्लम जो है, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर कर दूँगी। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं अब हम प्रॉब्लम नंबर 7। ये थोड़ा सा लास्ट प्रॉब्लम की निस्बत तो ये बहुत ही सिंपल है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अगर आपने किसी नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करना है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर ऑफ अ नंबर। मसलन आपके पास अगर मैं कहती हूँ 2⁻³ तो इट मीन्स कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 2 की पावर आपके पास 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये वैसे रियल लाइफ में आपके पास विदाउट कंप्यूटर तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन कंप्यूटर के लिए जब आप इसका एल्गोरिथम राइट करेंगे तो देन आपको कुछ सर्टन स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक ऐसे जनरल सोल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी नंबर दें तो वो आपका जो है उसका एक्सपोनेंट फाइंड हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 3 की वैल्यू गिवन है, मैं ये 3 की वैल्यू फिक्स नहीं कर सकती इसमें कि क्या वैल्यू होगी, हमें कोई ऐसी जनरल वैल्यू देनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमने एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करना है। प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। एक्सपोनेंट अ पावर ऑफ ए नंबर मीन्स हाउ मेनी टाइम्स टू यूज द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन, इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम्स एज इट्स एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ 5 नंबर गिवन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नंबर 5 दें। प्लानिंग द सोल्यूशन में देखते हैं इनपुट क्या है, नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट। नंबर भी गिवन है, उसका एक्सपोनेंट भी आपको गिवन है। रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, जो बेस वैल्यू है उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास उसमें पावर में एक्सपोनेंट में जो वैल्यू गिवन है। प्रोसेसिंग क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है नंबर को उसके एक्सपोनेंट की जो नंबर गिवन है उतनी दफ़ा, उतने टाइम्स। स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे और डेफिनेटली अब यहाँ पर हम कौन सी 2 वैल्यू एज्यूम करेंगे, एक तो नंबर और एक उसका एक्सपोनेंट। नंबर को हमने n से शो कर दिया और एक्सपोनेंट को हमने e से शो कर दिया। और यहाँ पर हमने कोई 2 वैल्यूज़ एज्यूम कर ली हैं कि एक वैल्यू जो है लेट से यहाँ पर हम ले रहे हैं 8⁻5। देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। स्टेप नंबर 2 में हमने इनिशियलाइज किए हैं 2 वेरिएबल्स। एक का नाम हमने रखा है प्रोडक्ट p और एक k जो है वो हमने वैल्यू ले ली है 1। इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हमें इस सोल्यूशन में ऐसा चाहिए कि यहाँ कोई भी नंबर गिवन हो। अब देखिए अगर एज्यूम करें मैं आपको कोई भी नंबर देती हूँ, इसे 8⁻5 के अलावा भी कोई नंबर देती हूँ, तो आपने क्या करना है, पहले उस नंबर को एक दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट टाइम अपने ही साथ उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमने एग्जांपल ली थी, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन काउंट करते जाना है।
तो बेसिकली इसमें हम यही कर रहे हैं कि हमने और उसका जो प्रोडक्ट है, जो आंसर आ रहा है, वो हमने स्टोर करते जाना है। तो P में हम आंसर स्टोर करेंगे और K से हम उसके मल्टीप्लिकेशन की जो तादाद है उसको काउंट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट टाइम हमारे पास P की वैल्यू, हम यहाँ पर थोड़े से वेरिएबल्स जो है एज्यूम कर लेते हैं। P की वैल्यू पहले हमारे पास 1 है और इसी तरह K की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। और देखते हैं स्टेप 3 में हमारे पास क्या हो रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट P इज इक्वल टू P इंटू N। तो यहाँ पर P हम क्या कर रहे हैं, P इज इक्वल टू P इंटू N, P इंटू N। तो P इंटू N क्या था हमारे पास, P की वैल्यू में हमारे पास देखिए क्या है, 1 है और N की वैल्यू में हमारे पास 8 है। तो हम 1 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, वो भी हम P में स्टोर कर रहे हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंक्रीमेंट K बाय 1। तो अब K को हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ K इज़ लेस देन और इक्वल टू E। E की वैल्यू हमारे पास 5 है, K की वैल्यू 2 है, तो 2 इज़ लेस देन 5, यानी ये हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है काउंट कर रहे हैं। तो हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, अभी हमने सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 2 टाइम्स भी नहीं किया, बल्कि अभी तक हमने सिर्फ एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। लेकिन K की वैल्यू हमारी उससे एक नंबर ज़्यादा आ रही है हमारे नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन बहरहाल ये हमारी इस वैल्यू से अभी कम है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ K इज़ लेस देन और इक्वल टू E देन गो टू स्टेप 3। तो स्टेप 3 पे दोबारा चले जाएंगे। तो बेसिकली ये वाले स्टेप जो हैं ये रिपीटेडली परफॉर्म होंगे, बिल्कुल एक लूप की तरह। यहाँ से हम ये पूरा परफॉर्म करके नीचे आएंगे और फिर यहाँ से दोबारा वापस चले जाएंगे। और ये हम तब तक करेंगे जब तक K की वैल्यू E से ग्रेटर नहीं हो जाती, K की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। जब इसकी वैल्यू 5 होगी तब भी हमें वापस स्टेप 3 पर ही जाना होगा। अब देखते हैं, P की वैल्यू अब हमारे पास 8 है और P में हमने अगेन क्या करना है, P इंटू N। तो हमने यहाँ क्या करना है, N हमारे पास क्या था, 8, और अब तो P भी हमारा 8 हो चुका है। तो 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 64। और हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, अब यहाँ पर K की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया और वो 3 हो गई। इसी तरह से अब हमने और क्या क्या चेंज करना था, दोबारा चेक करना है K की वैल्यू को। 3 इज़ लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे कि अभी भी हम अपना स्टेप जो है वो हमें वापस स्टेप नंबर 3 पर जाना होगा और स्टेप नंबर 3 पे जाकर हम दोबारा से क्या वही वाली कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन दोबारा परफॉर्म करेंगे। तो अब हमारे पास आंसर में 64 आ चुका है। अब देखते हैं, अब हम इस दफ़ा 64 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 8 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 8, 512 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और K की वैल्यू हमारे पास अब 4 हो चुकी है। अभी भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर स्किप करने लगी हूँ और इसको हम जब K की वैल्यू 5 के लिए भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 को अगेन हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4096 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम फिर 5 जब K की वैल्यू होगी तो भी हम एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिवन है K इज़ लेस देन और इक्वल टू E। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर एक्चुअली क्या आना चाहिए था। तो एक्चुअली हमारे पास 8 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर जो है वो काफ़ी थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, 32768। और अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू, ये नंबर हम कहीं पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कहाँ पढ़ चुके हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है और ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपको जब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसके अंदर हम ये वैल्यू जो है, जब 2 रेज़ टू पावर मैंने आपको बाइनरी नंबर्स एक्सप्लेन किए थे तो उसके अंदर ये वैल्यू हमारे पास आती थी। तो 2 की कौन सी पावर के लिए ये वैल्यू आती थी ये आप मुझे बताएंगे।
तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इस एल्गोरिदम को कंक्लूड करते हैं। अब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आउटपुट हमारे पास किस में आई, पी में, और आउटपुट हमने डिस्प्ले करने के बाद हमने स्टॉप कर दिया। तो ये देखिए कि सिंपल सा टास्क था और हमने बहुत सिंपल तरीके से परफॉर्म किया है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने में शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके लिए आपका होम टास्क ये है कि आपने इस एल्गोरिदम को मॉडिफाई करना है फॉर 2⁻³ और उसके बाद आपने इसी तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप मुझे परफॉर्म करके दिखाना है। दैट इज़ योर होम टास्क। Thank you so much for watching this lecture. Till the next lecture, goodbye.